बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी ख़बर साइफ़र, ये एक डॉक्यूमेंट था जिससे लड़ाई शुरू हुई थी। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँगा। आज सारा दिन आप इसके बारे में ख़बरें सुनते रहे। आपने सुना होगा इमरान खान ने केस जीत लिया। आपने सुना होगा कि साइफ़र का मुकदमा जो है उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बाइज़्ज़त बरी हो गए। लेकिन क्या ये सारा कुछ इतना ही सादा है और ये जो दिखाई दे रहा है वही कुछ है, या पर्दे के पीछे भी कुछ है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो लड़ाई और तनाज़ा शुरू हुआ था ना, वो इस साइफ़र से शुरू हुआ था। 10 मार्च 2022 को जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, तो उस दिन उन्होंने पहली मर्तबा इस साइफ़र का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो एक डिमार्च भी करेंगे, अमेरिका को जवाब देंगे इस मामले पे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कई मौक़ों पर बार बार ये कहा और वो ये कहते रहे कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत की गई है। और अब इस वक्त जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो ये है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे उनके ऊपर इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने अमेरिका को बावर करवाया कि इमरान खान आपके बहुत ख़िलाफ़ है और आपके तमाम मफादात के ख़िलाफ़ है और इमरान खान एंटी अमेरिका इस किस्म का एक। इमरान खान साहब को आपको लगता है कि जनरल बाजवा ने ऐसा माहौल अमेरिका के सामने बनाया था और फिर उसके नतीजे में अमेरिका इमरान खान साहब से बदजन हुआ और अमेरिका ने इस किस्म का ये साइफ़र अमेरिका से आया। अब ये जो साइफ़र आया उसके नतीजे में पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई। इमरान खान साहब इस पे बिलीव करते हैं कि ये एक साजिश हुई थी और मेरी हुकूमत ऑर्गेनिकली नहीं गिरी। ऐसा नहीं हुआ कि मेरी हुकूमत जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टी रातों रात इकट्ठी हो गई और गिर गई। अब तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और खुलकर लगा रहे हैं और जनरल बाजवा का लोग नाम ले रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा ये तहरीक अदम एतमाद की तरफ मामला ले जाके इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा था। ये भी बात चल रही है। अब एक बयानिया था इमरान खान साहब का कि ये साइफ़र मेरी हुकूमत गिराने की एक वजह बना है, बैरून मुल्क से एक दबाव आया है और उसके नतीजे में अंदरून मुल्क मेरी हुकूमत बनाने के लिए एक साजिश की गई है। इसमें से ये जो साइफ़र वाला एलिमेंट आया ना, इसके बारे में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो हुकूमत बनी पीडीएम की, वो और एस्टेब्लिशमेंट ये बड़े हसास रहे। दूसरी जानिब से हमेशा ये कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ गलत है। एक बयानिया ये था कि साइफ़र के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी और इमरान खान साहब ने साइफ़र के बारे में जो बातें पब्लिक को बताई वो सच हैं। ये तो था इमरान खान साहब का मौक़िफ़। बातें क्या बताई वो भी सुन लीजिए। वो ये कहते थे कि रशिया में जो इमरान खान साहब गए उनकी अपनी मर्ज़ी थी। साइफ़र में ये था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अगर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में गिर जाती है तो फिर तो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन अगर नहीं गिरती तो पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना होंगे। ये वो इल्ज़ामात थे जो इमरान खान साहब ने लगाए कि साइफ़र के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद हुकूमत गिरी और इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ मैंने आपको पहले बताया, वो ये है कि ये जो साइफ़र है इसके नतीजे में, साजिश के नतीजे में मेरी हुकूमत गिर गई। दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें वो ये कहती रही है कि नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत को हमने मिलकर गिराया। बिलावल का स्टेटमेंट आपको याद होगा, नवाज शरीफ के लिए भी। नवाज शरीफ के बारे में कहते थे गेम चेंजर है, नवाज शरीफ ने किया ये। कोई कहता था शहबाज शरीफ गेम चेंजर है, उसने किया ये। बिलावल ने क्लेम किया कि मैंने गिराई है इमरान खान की हुकूमत। लेकिन साइफ़र से सब भागते थे। वो ये कहते थे कि साइफ़र एक झूठ है, मुख्तलिफ बातें की। अब यहाँ तक कहा गया कि अब कौन हमें साइफ़र भेजेगा, यानी इमरान खान ने साइफ़र गुम कर दिया, अब कौन हमें साइफ़र भेजेगा। कोई कहता था साइफ़र है ही नहीं, इमरान खान ने खुद ही एक पेपर ला के घड़ लिया है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ आए। इस साइफ़र वाले बयानिए के ख़िलाफ़ बहुत सारे बयानिए बनाए गए और हर दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान का यह बयानिया गलत है। ये मामला अनसेटल्ड था, इस मामले का कोई नतीजा नहीं निकला था। कौन सच्चा और कौन झूठा ये कभी पता नहीं चल रहा था। फिर हुआ ये कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए 5 अगस्त 2023 को और उसके बाद 10-12 दिन के बाद इमरान खान साहब के ऊपर 10 दिन के बाद साइफ़र वाला मुकदमा बना दिया गया और ये मुकदमा चलना शुरू हुआ। इमरान खान साहब के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनको बतौर गवाह लाया गया। मुबैना तौर पे वो गायब हो गए। जब वो वापस आए तो वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह बन गए, लेकिन उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और फिर बाद में उसको ऐसे बदला कि इमरान खान साहब को उल्टा इसका फ़ायदा हो गया, आज़म खान ने। अब ये जंग चल रही थी कानून की।
इस जंग में एक मौका पर हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया, हुकूमती वकला ने, कि इमरान खान ने साइफर में जो भी कहा वो ठीक था। अच्छा, पूरे केस के अंदर ना तो साइफर सामने आया, ना साइफर के अंदर जो लिखा था वो सामने आया, और बहुत सारे हकायक हैं जिन पे हुकूमत की साइड से बात ही नहीं की जा रही थी। जबकि इमरान खान साहब और उनकी टीम लगातार इस कोशिश में थे कि उन चीज़ों पे बात की जाए जो साइफर के अंदर लिखी हुई है, लेकिन उससे गुरेज किया गया। अब इस केस में जान नहीं थी। अल्टीमेटली हुआ ये जो आज की खबर है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो आप ये देख लें कि फैसला जो है वो आया क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि उसके अल्फाज क्या। फैसला ये है जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर मुख्तसर फैसला जारी हो गया। 30 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया। जो इमरान खान साहब को 30 जनवरी को सजा हुई थी वो कलअदम करार दे दी गई। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी, तफसीली फैसला बाद में आएगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की FIR के इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। ये जो 15 अगस्त को FIR हुई साइफर वाली, उसके अंदर जितने इल्ज़ामात हैं उनसे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बाइज्जत बरी हो गए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये है जी मुख्तसर फैसला। अब हुआ यह है कि दोनों बाइज्जत बरी हो गए हैं, इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। और इसमें जो प्रोसिक्यूटर है वो गैर हाजिर थे, केस में लड़ने के लिए था ही कुछ नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हामिद अली शाह साहब नहीं लड़ सके। हामिद अली शाह साहब की बड़ी बहादुरी है कि वो इस केस को इतना लंबा लेकर चले और इतना अरसा इस केस में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है प्रोसिक्यूटर की, वरना इतनी देर ये केस कभी चलना ही नहीं था। दूसरी जानिब सलमान सफदर, ये बड़े एनर्जेटिक वकील हैं। इन्होंने साइफर के केस को जैसे लड़ा, ये मैन ऑफ द मैच है आज के। यानी मैं जब पढ़ता था इनके दलाइल और जब मैं सहाफ़ियों से बात करता था, जिस तरीके से इन्होंने केस को चलाया, एक एक जुमले पे, एक एक लफ्ज़ पे किस तरीके से केस को इन्होंने फेरा और प्रोसिक्यूशन को जो है मुकम्मल तौर पे बेबस कर दिया। जजेस के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिकवे रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी फैसला हक में दिया इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के। तो ये इसका एक क्रेडिट जो है वो सलमान सफदर साहब को भी जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? इमरान खान साहब क्या बाहर आ जाएंगे? जी नहीं आएंगे। लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था और एक बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मुखालिफिन का। आज हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साइफर और साजिश वाला बयानिया था उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान ने मोहर लगा दी है। ये हुआ। सादा कहूं तो ये बात है कि इमरान खान का बयानिया आज जीत गया है। ये वो वाहिद सबसे बड़ा और तगड़ा केस था इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुसीबत बन सकता था। बाकी केसेस में कोई इतनी जान नहीं है। अब इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। इद्दत वाला केस जो है उसका 29 तारीख को फैसला आना था और सबको पता था कि इमरान खान के हक में आना है। अगर 29 तारीख को जज साहब फैसला सुना देते, अर्जुमन साहब फैसला सुना देते इमरान खान साहब के हक में इद्दत वाला, तो आज इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती। लेकिन जो ड्रामा किया गया उस दिन अदालत के अंदर खबर मानिका की जानिब से और जिस किस्म का झगड़ा किया गया, उसके नतीजे में जो सूरत हाल बनी और वो केस वापस चला गया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने नए जज को अपॉइंट कर दिया। अब नए जज जो है 4 महीने तक एक जज ने केस सुना, उनको कहा गया कि आप पे अदम एतमाद है, वो अपने आप को अलग उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन सूरत हाल अजीबोगरीब, ऐसे फिक्स मैच लगता है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा करके वो निकल लिए और जज साहब ने वापस भेज दिया। अब 4 महीने भी ज़ाया हो गए और दोबारा से केस 0 से शुरू होगा इद्दत वाला। होना तो ये चाहिए कि इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब को जमानत दी जाए और उनकी अहलिया को, और ये कहा जाए कि ठीक है हमने इनको जमानत दे दी है, इद्दत वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को आप केस चला लें, अब इसमें गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब क्या होगा इसको हम देख लेंगे आने वाले वक्त में। इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब अब गिरफ्तार है। ये मैनेज हो गया था थोड़े दिन पहले, क्योंकि सबको पता था कि साइफर वाले केस का फैसला आने वाला है और वो इमरान खान के हक में आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। लिहाजा इद्दत वाला केस लटका दिया गया। इसके अलावा भी और कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये मैनेज किया गया कि वो बंदा तकरीबन 1 साल से जेल में है। शाह महमूद कुरैशी लगभग काफ़ी अरसा हो गया।
इस दौरान में कोई भी नहीं आया कि 9 मई में आपके ऊपर मुकदमात हैं, और आकर किसी ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, रिमांड भी नहीं मांगा शाह महमूद कुरैशी का। लेकिन जैसे ही साइफर वाले केस में पता चला कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी निकलने वाले हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ काफ़ी सारे मुकदमे जो है 8 बताए जा रहे हैं। आज मैंने उनके बेटे से बात की, 8 मुकदमात शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से निकाल दिए गए, और ये कहा गया कि जी इसमें ये मतलूब है और इनका रिमांड ले लिया गया। अब बुध वाले दिन तक ये मामला चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर आना है तो 9 मई के मुकदमात में बेल करवानी होगी। इमरान खान साहब को बाहर आना है तो इद्दत वाले केस से अपनी जान छुड़ानी होगी। अब ये दोनों एक एक केस के अंदर जेल में मौजूद हैं। तो सिचुएशन मैंने आपके सामने एज इट इज़ रख दी है। दूसरा बड़ा अहम केस वो है मखसूस नशस्तों वाला केस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज इसके ऊपर हुई है समाअत, और ये केस भी बड़ा अहम है। इसमें अब दोबारा कल सुबह 11 बजे 11:30 बजे इसको सुना जाएगा, और कादी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट इसको सुन रहा है, और इसकी समाअत जो है वो बराह रास्त नशर की गई है, क्योंकि अवामी मफाद का ये केस है, उनकी दिलचस्पी का ये केस है। तो मैंने जब ये केस आज सुना तो बहुत सारे लॉयर्स भी वहाँ मौजूद थे, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो मुझे ज़रा ज़्यादा समझने का मौका भी मिला। इस केस में आज बहुत अजीब चीज़ें हुई हैं, और वो चीज़ें आने वाले दिनों में तयन करेंगी इस केस का फ़ैसला क्या होगा। बज़ाहिर सब लोग वहाँ ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो वकला हैं या जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कि जी कादी फ़ायद ईसा साहब के पास इस वक्त अक्सरियत है, और कादी फ़ायद ईसा साहब जो फ़ैसला देंगे बाकी जजेस उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे जो उनकी हमायत में है। अब ये वहाँ पे आम ये बात करते हैं लोग, मुझे इसके बारे में ऐसा जितना नहीं पता, लेकिन जो वो लोग बात करते हैं वो मैंने आपको बताई। लेकिन साथ ही साथ मेरिट्स के ऊपर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये तो मेरिट के ऊपर फ़ैसला आना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में चाहिए। कैसे? कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं इस केस में। एक तो जमाल मंदोखेल साहब ने, जस्टिस, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे। जब पार्टी भी कह रही हो ये हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी पार्टी को अपना कहे, इलेक्शन कमीशन का इसके बाद क्या इख्तियार है। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो वहाँ एफिडेविट दिया था कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनके पास जो कादी फ़ायद ईसा साहब के फैसले के मुताबिक जो बल्ला छीन लिया गया था, बल्ला उनके पास नहीं था, लेकिन वो ये कहते थे कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। ये टेक्निकल चीज़ है, इसको आप समझें कि तहरीक इंसाफ तो ख़त्म नहीं हुई ना। ये नुक्ता बार बार उठाया गया, इसको जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने बड़ी खूबसूरती से उठाया था। देखिए, बल्ला मौजूद नहीं है, इंतहाबी निशान ले लिया, पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई ना, पार्टी तो वहीं पे मौजूद है। और ये बात जो है वो बार बार उठाई गई। और अगर पार्टी मौजूद है तो जो पार्टी का बंदा जीत कर आएगा, चाहे वो किसी भी सिंबल पर जीत कर आए, वो अपनी पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं रहेगा? उसको आप आज़ाद कैसे कह सकते हैं? एक तो सवाल ये उठाया गया। दूसरी जानिब तमाम जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत की, फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी। यानी आप ये देखें कि फजलुर रहमान साहब एक तो कहते हैं कि धांधली, बेईमानी, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसका हिस्सा भी बनते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की मखसूस नशस्तें भी अपने पास रखना चाहते हैं, और धांधली के ख़िलाफ़ और 2 नंबरी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाना चाहते हैं। तो फजलुर रहमान साहब कितना इनकलाब ला रहे हैं और इनकलाब की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, इससे अच्छी और बड़ी कोई और मिसाल हो नहीं सकती। अतर मनउल्लाह साहब ने पूछा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात के तमाम हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? यानी सियासी जमात तो है ना। ये तासुर दिया गया कि सियासी जमात का जनाजा निकल गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम एक सियासी जमात ख़त्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात ही ख़त्म हो गई और जनाजा निकल गया। क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि PTI बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें भी जमा कराई थी? तो तहरीक इंसाफ तो एक जमात के तौर पर मौजूद थी और उन्होंने तो अपना पूरा काम किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उनके पास सिंबल नहीं था। तो सिंबल का मतलब क्या हुआ? सलमान अकरम राजा साहब का ये केस लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, और अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि फुल कोर्ट के सामने ये मामला अब चला गया है। बैरिस्टर गौर ने बात करने की कोशिश की तो उन्हें मना कर दिया गया।
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ सवालात उठाए और ये बड़े अहम सवालात हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। ये बहुत अजीब बात है। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ा, ये तो जमात ही नहीं है, साथ वो ये कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी पार्टी है, ये पार्लिमानी जमात है और इसके अंदर ये जितने आज़ाद लोग हैं ये इसका हिस्सा है। फिर उनको मखसूस नशस्तें भी नहीं दे रहे। तो अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो तो पहले हो चुकी है। ये बड़ा अहम मामला उन्होंने उठाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो है वो कुछ इस तरह का मुकालमा हुआ जिसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उठाया। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो बातें की वो बड़ी हार्ड थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे ऐसा लगता था कि उस सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो रहा था। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। जस्टिस अतर मुल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। यानी फिर तो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। और 3 दिन, वो 3 दिन जब किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को किसी जमात में शामिल होना होता है, उन 3 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि आप इस जमात में शामिल होंगे तो आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर बताते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फैसला करती। ये नुकता भी वहाँ पे उठाया गया। फिर जजेस ने एक बात बहुत क्लियरली की। उन्होंने कहा जी कि ये आज़ाद उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़े, ये एक सियासी जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं। अवाम ने एक जमात को वोट डाले हैं, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट डाले हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने, जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फैसल सिद्दीकी, उनको जवाब देने से रोक दिया कि जो जजेस सवाल कर रहे हैं आप उनके जवाब ना दें। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। हुआ ये कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे, हम अपना फैसला कर लेंगे। यानी जजेस जब सवालात कर रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब ने चाहा कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो जवाब ना दें जजेस की बातों का, बस वो अपने दलाइल दें। क्योंकि देखिए जजेस के सवालों से केस ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा था। आज सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस जजेस के थे और उनके नतीजे में जो वकील साहब बताते थे तो केस और क्लियर हो जाता था। तो कादी फायद ईसा साहब ने चाहा कि जजेस सवाल ना करें या सवाल जो करें तो वकील उनका जवाब देने के बजाय सिर्फ अपने दलाइल दें। तो उन्होंने कहा, फिर इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा, मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है चीफ जस्टिस के बारे में। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में ये बात की थी। उन्होंने कहा निकले इसमें से, अब वो जैसे निकलता है बंदा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। हम हकीकत को क्यों ना देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि उसमें पीटीआई के जीते हुए लोग शामिल हैं। ये क्लैरिटी इस वक्त बेंच में आ चुकी है, फुल कोर्ट में। अब देखना यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है या नहीं। अगर तो ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती और ये चली जाती हैं बाकी जमातों के पास, तो 2/3 अक्सरियत के नतीजे में वो जमातें कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के काबिल भी हो जाएंगी। बाकी चीज़ें अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।